तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून सब। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं इसमें ऐसी हिंदी सेमेस्टर 1 और 2 दोनों के काम में आएगा। 3 यूनिवर्सिटियों के काम में आएगा, रांची यूनिवर्सिटी, SKMU दुमका यूनिवर्सिटी और NPU पलामू यूनिवर्सिटी। ठीक है, इन तीनों यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ऐसे हिंदी जो भी रखें सेमेस्टर 1 में या 2 में, उन सभी के काम में आएगा ये पेपर। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इनकी एक कविता है बापू, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। और दूसरा हमें पढ़ना है पारिभाषिक शब्दावली और व्यवहारिक हिंदी, तो उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। पहले हम लोग बापू कविता के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, बापू सबको मालूम है, महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। ठीक है, आपको मालूम है। और इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, राष्ट्र कवि हैं, नेशनल पोइटर है या नेशनल राइटर है। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 28 सितंबर 1908 में हुआ था। 1908 में, ठीक है। कहाँ पे? बेगूसराय, जो कि बिहार का एक काफ़ी फेमस एरिया है। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर जिन्होंने इस कविता को लिखा है, बापू कविता को, ये इनके राइटर हैं। और बापू महात्मा गांधी पे आधारित है। ठीक है, तो बापू कविता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित एक भावनात्मक और प्रेरणादायक रचना है। यह कविता उनके विचारों, कार्यों और त्याग को महत्ता को दर्शाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बापू कविता का संक्षिप्त सार क्या है, यानी कि बापू कविता में क्या कहा गया है। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर यह कविता महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद लिखी। आप सभी को मालूम है, महात्मा गांधी की मृत्यु 1947 में दिल्ली दंगों में हो गई थी। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी पर गोलियां चला दी। ठीक है, और 11 जनवरी को महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसलिए 11 जनवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस भी मनाते हैं। 11 जनवरी 1948 था ना, 47 था, 1947, 11 जनवरी 1947 नहीं, 11 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु होती है। ठीक है, तो उनके बाद यह कविता लिखी गई। तो रामधारी सिंह दिनकर की यह कविता महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद लिखी गई थी, यानी कि 1948 में लिखी गई, जो उनके प्रति श्रद्धांजलि के रूप में है। ठीक है, कवि ने गांधी जी के सत्य, अहिंसा और आत्मबल को भारत की आत्मा का प्रतीक बताया है। ठीक है यार, क्या वही वही लगा रखा है गाँव घर का आदमी ना। छत में हम रहते हैं, पूरा हल्ला सुनाई देता है कूल्हे का। चलिए, कविता में कवि कहते हैं, गांधी जी का जीवन साधारण होते हुए भी महान था। ठीक है, और महात्मा गांधी बोलते थे कि सादा जीवन, उच्च विचार, यही है मानव जीवन का आधार। ठीक है, उन्होंने शक्ति के विरुद्ध सत्य और तलवार के विरुद्ध अहिंसा, ठीक है, आत्मबल का प्रयोग किया है। उनका जीवन संघर्ष, तपस्या और मानवता का प्रतीक है। आपको मालूम है, जब महात्मा गांधी, जब अंग्रेज़ों ने नमक पे टैक्स लगा दिया था, उस टाइम महात्मा गांधी नमक भी नहीं खाते थे। मतलब बिना नमक के ही बात जो भी था भोजन क्या करते थे, बिना नमक के। आप कर पाइएगा? नहीं कर पाएंगे, हम भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए उनको महात्मा बोला जाता है यार। चलिए, गांधी जी की हत्या को कवि एक ऐसा क्षण मानते हैं जब भारत का दिल रो पड़ा, लेकिन साथ ही यह भी दर्शाते हैं कि गांधी जी का विचार कभी नहीं मर सकता। ठीक है, वह अब हर दिल में, हर जन की आत्मा में जीवित है। ठीक है, तो ये है महात्मा गांधी के कविता का सार, कि उनकी श्रद्धांजलि के रूप में यह कविता दी गई है। उनके जीवन आचरण, मतलब पूरा एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी के बायोग्राफी पे यह कविता लिखी गई है, बापू कविता। ठीक है, किन्होंने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। कब लिखा है? 1948 में। ठीक है, गांधी जी की मृत्यु के बाद। अब चलिए हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न आता है, बापू कविता के लेखक कौन है? ठीक है, तो बापू कविता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। पहले 1 मार्क्स वाले करेंगे, आपके एग्जाम में जो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, बापू कविता में गांधी जी के किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाया गया है? तो देखिए, कविता में गांधी जी के सत्य, अहिंसा और आत्मबल, ठीक है, महात्मा गांधी कहते थे अहिंसा परमो धर्म।
ठीक है, यानी कि हिंसा न करना ही, लड़ाई झगड़ा ना करो, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो करो। ठीक है, हम राम भी हैं तो हम कृष्ण भी हैं, ये सिद्धांत के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, कविता में गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और आत्मबल, मानवता के गुणों को प्रमुख रूप से दर्शाया गया है। ठीक है, लेकिन आप अपने जीवन को वैसा अपनाइए जैसा जिसकी ज़रूरत हो, मतलब जैसे को तैसा। ठीक है, हाँ, पहले प्रेम से समझाइए, समझता है तो ठीक है, ना समझे तो फिर हाथ जोड़ के या हाथ तोड़ के बात तो मानना पड़ेगा, बस जो सही है उसके लिए। ठीक है, चलिए, लेकिन पहले अहिंसा को ही अपनाना चाहिए। अगला है तीसरा प्रश्न। अच्छा, ये प्रश्न तो मैं केवल गप में ही बता दिया ना, कि बापू कविता में गांधी जी किस गुण के रूप मुख्य रूप से दर्शाया है, तो महात्मा गांधी का जो ये 3 गुण है, सत्य, अहिंसा और आत्मबल, ठीक है, और मानवता, ये 4 गुणों को दर्शाया है। क्या क्या? सत्य, अहिंसा, आत्मबल और मानवता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है, दिनकर जी ने गांधी जी की मृत्यु को कैसे चित्रित किया है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने महात्मा गांधी की मृत्यु को कैसे चित्रित किया है? राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति। ठीक है, आप ये वर्ड का यूज कीजिएगा कि दिनकर जी ने गांधी जी की मृत्यु को राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति, भारत के दिल, जब महात्मा गांधी मतलब नाथूराम गोडसे ने उन पर गोलियां चलाई तो भारत का दिल रो पड़ा। ठीक है, ये वर्ड आप लिखिएगा। अगला है हमारा चौथा प्रश्न कि गांधी जी के विचारों को कवि ने किस रूप में अमर बताया। कि बोले ना कि महात्मा गांधी तो मर गए लेकिन उनके विचार हमेशा जीवित रहेंगे, अमर रहेंगे। ठीक है, कवि ने गांधी जी के विचारों को हर भारतीय के दिल में और आत्मा में जीवित और अमर बताया है। ठीक है, एकदम आसान है। अगला है, दिनकर जी का गांधी जी के प्रति भाव कैसा था। ठीक है, मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी महात्मा गांधी के बारे में कैसा सोचते थे। तो गहरी श्रद्धा, सम्मान और भावनात्मक लगाव था। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी का गांधी के प्रति गहरी श्रद्धा, सम्मान और भावनात्मक लगाव था। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक मिनट, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई ये जो कविता है, बापू कविता। ठीक है, और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं 10 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपके 10 जो है लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के आएंगे, और मैं केवल टू द पॉइंट में आंसर कर रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में बढ़ा चढ़ा के लिखिएगा। ठीक है, जब किसी के बारे में आपको चुगली करना होता है तो आप लोग कितना बढ़ा चढ़ा के करते हैं, तो वो चीज़ आपको एग्जाम में करना है। चलिए, प्रश्न, बापू कविता में दिनकर जी ने गांधी जी के चरित्र को किस प्रकार प्रस्तुत किया है। तो एक वर्ड में होता तो आप लोग बोलते हैं कि श्रद्धा, समर्पण, अहिंसा, जो भी है महात्मा गांधी की गुण, मानवता, इन सभी को दर्शाया है, लेकिन यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर में करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि बापू कविता में दिनकर जी, दिनकर मतलब रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, दिनकर जी ने महात्मा गांधी को एक दिव्य आत्मा, महान नेता, युग पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि बताते हैं कि बापू का जीवन सादगी, तपस्या, आत्मबल का प्रतीक था। वे केवल एक राजनेता नहीं बल्कि नैतिकता और सत्य के मार्गदर्शक थे। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सत्य, अहिंसा के माध्यम से देश को स्वतंत्रता दिलाई। उनका व्यक्तित्व इतने ऊंचे स्तर का है कि मृत्यु के बाद भी उनके जनमानस में जो उनकी आवाज़ थी वो आज भी अमर है। ठीक है, फिर आप लिख दीजिएगा सत्य के बारे में, अहिंसा के बारे में, ठीक है, मानवता के बारे में। चलिए, उसके बाद हो सके तो आपको अगर गांधी जी के कुछ कुछ याद हैं नारे तो आप उसे भी लिख दीजिएगा, जैसे कि करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने, करो या मरो। ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ आप याद कर लीजिए महात्मा गांधी के वो सारे वर्ड्स। ठीक है, जैसे कि आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय, सविनय विनती के साथ ये हुआ था, एक मिनट, लेकिन उससे पहले हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922। ठीक है,
1920 से 22 तक हुआ था असहयोग आंदोलन। फिर इम्पोर्टेंट आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और बिहार का चंपारण का खेड़ा, चंपारण सत्याग्रह बिहार वाला, उसको भी आप लिख लीजिएगा। अगला है प्रश्न, बापू की मृत्यु पर जनता की कैसी प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, कविता के आधार पर उत्तर देना है आपको। तो देखिए, जब महात्मा गांधी की मृत्यु नाथूराम गोडसे ने कर दी, ठीक है, तो कविता में दिनकर जी बताते हैं कि बापू की मृत्यु से पूरा देश शोक सागर में डूब गया। हर व्यक्ति के मन में पीड़ा और शून्यता की भावना थी। लोगों को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके प्रिय नेता बापू अब नहीं रहे। ठीक है, यह मृत्यु मात्र एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक युग का अंत था। ठीक है, और महात्मा गांधी जितने से जितने टाइम पे रहते हैं उनको गांधी युग कहा जाता है। आपको मालूम है या नहीं मालूम है, जान लीजिए। गांधी एज के नाम से हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी के टाइम पीरियड को। ठीक है, चलिए, जनमानस को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई प्रकाश स्तंभ बुझ गया हो। कवि ने इसे मानवता की हार के रूप में चित्रित किया है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ आपको मालूम है। फिर जैसे ही हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पीएन नेहरू जी क्या बने, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन गए। भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न, कवि ने गांधी जी की मृत्यु को मानवता की हार क्यों कहा। देखिए, गांधी जी आप सभी को मालूम है सत्य, अहिंसा और प्रेम करुणा के जीवंत प्रतीक थे। उनकी हत्या एक हिंसक कृत्य थी। ठीक है, जो उनके जीवन मूल्यों के प्रति विपरीत थी। ठीक है, मतलब गांधी जी सभी का भलाई चाहते थे, लेकिन उनको कोई बुराई कर दिया तो ये जीवन मूल्य के विपरीत हो गया ना जी। वो खुद अहिंसा परमो धर्म करते थे और उन्हीं पे हिंसा हो गया, तो यह उनके जीवन मूल्य के विपरीत हो गया। इस कारण कवि इसे केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं बल्कि उन मानवीय मूल्यों की हार मानते हैं। ठीक है, जिन्हें गांधी जी ने जीवन भर जिया और सिखाया। जब समाज ऐसे उच्च आदर्श वाले व्यक्ति को खो देता है तो यह संपूर्ण मानवता की हार होती है। समझ सकते हो आप कि जब महात्मा गांधी को आदमी नहीं छोड़ा तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर जी का एक बहुत फेमस इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में गाना है, दिशा दीप्त हो, क्या जो है यार, सुखी प्राप्त कर पुण्य प्रताप तुम्हारा, लिखा जा चुका अमल अक्षरों में, क्या है मैं भूल रहा हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में ये इतिहास तुम्हारा, थक के बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। बहुत अच्छा है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब में लिखिएगा ना, थक के बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। ठीक है, उनका नाम है, मंजिल दूर नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 4, बापू कविता में दिनकर जी ने किस प्रकार गांधी जी को अमर बताया है। तो आपको मालूम है कि गांधी जी तो मर गए लेकिन उनके विचार आदर्श जो है अमर रह गए, इसी को अमर बताया है। ठीक है, दिनकर जी कहते हैं कि गांधी जी भले ही शारीरिक रूप से अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, शिक्षाएं, सिद्धांत आज भी जीवंत हैं। ठीक है, जीवित हैं। उन्होंने सत्य, अहिंसा, आत्मबल के जो बीज बोए थे वे आज भी लोगों के प्रेरित करते हैं। उनके विचार अमर हैं और जो समय और स्थान सीमा से परे हैं, इसलिए कवि उन्हें अमर और सत्य कहते हैं। क्या वाकई में आपको लगता है कि अमर है? अमर है, लेकिन केवल 5% लोगों में, 95% लोगों में मर गई है। ठीक है, चलिए, आदमी नहीं सोचता है कि भलाई है या बुराई है। आई डोंट नो आप क्या सोचते हैं, लेकिन जो भी हो आप बुराई मत कीजिए, लोग करे तो करें। ठीक है, चलिए, दिनकर जी ने गांधी जी की तुलना किस महान आत्माओं से की है और क्यों। देखिए, ये यहाँ पे जान लीजिए, थोड़ा सा नया वर्ड है कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो गांधी जी की तुलना है ईसा मसीह से की है, जो क्रिश्चियन धर्म के यानी कि ईसाई धर्म के भगवान हैं। बुद्ध से की हैं, महात्मा बुद्ध से, महावीर जैसे आत्माओं से की हैं।
ये सभी महापुरुष सत्य, अहिंसा और करुणा के प्रतीक थे। गांधी जी ने भी अपने जीवन में इन्हीं मूल्यों को अपनाया था और प्रचार किया था। उन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस सिद्धांत का संदेश फैलाया। इसलिए कवि उन्हें महान आत्माओं की परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। एंड डू यू नो कि अमेरिका में भी महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाया जाता है, इंग्लैंड में भी महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाया जाता है, इवन साउथ अफ्रीका में भी महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाया जाता है, उनके बुक्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, श्रीलंका में भी पढ़ाया जाता है, नेपाल में भी, मतलब ऑलमोस्ट वर्ल्ड के बड़े बड़े कंट्रीज़ में महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में तो पढ़ाया ही जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला है हमारा प्रश्न, कविता में दिनकर जी ने बापू की मृत्यु को स्वाभाविक नहीं माना, क्यों स्वाभाविक नहीं माना? ठीक है, तो ये प्रश्न आता है कि कविता में दिनकर जी ने बापू की मृत्यु को स्वाभाविक नहीं माना, इसके पीछे क्या कारण है? तो कारण ये है कि कवि बताते हैं कि गांधी जी की मृत्यु स्वाभाविक नहीं हुई, क्योंकि यह एक हिंसक मृत्यु थी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अहिंसा के मार्ग पर चलकर बिताया और अंत में उन्हें ही हिंसा का शिकार करना पड़ा। यह विडंबना है कि जीवन भर हिंसा का विरोध करता रहा, उसी से ही मृत्यु मिली। इसलिए कवि इसे अस्वाभाविक त्रासदी मानते हैं। एक मिनट देखिए, आप गौर कीजिए, रामधारी सिंह दिनकर इतना कुछ बोलते हैं लेकिन कहीं पर भी नाथूराम गोडसे का जिक्र तक नहीं करते हैं कि उन्होंने मारा है। कितनी चतुराई से ये वर्ड्स को लिखते हैं। ठीक है, कि हम व्यक्ति को बोल भी देंगे कि तुमने किया है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि तुमने किया है। ठीक है, मतलब मानना पड़ेगा, कवि है भाई। आगे देख लेते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न है, गांधी जी का जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार प्रभावी रहा? गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मार्ग प्रस्तुत किया, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, सत्याग्रह, अहिंसात्मक संघर्ष। उन्होंने जनमानस को जागरूक किया। ठीक है, और उन्हें आत्मबल और स्वाभिमान यानी कि अपने अभिमान पर चलने का पाठ पढ़ाया। ठीक है, दूसरे के भरोसे नहीं रहना, खास तौर पे अंग्रेजों के। उनके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 से 22, दांडी यात्रा 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जैसे कई अहिंसक, ठीक है, जिसमें बिना हिंसा का प्रयोग किए ये सभी आंदोलन चलाए गए। उन्होंने न केवल भारत को आज़ादी दिलाई बल्कि एक नैतिक क्रांति भी लाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सॉरी, क्या है कि अभी दलिया खाया हूँ यार, भात ख़त्म हो गया तो सोचे दलिया ही खा लेते हैं। 8 नंबर है प्रश्न, बापू कविता में किस प्रकार बापू की मृत्यु के बाद देश की स्थिति का चित्रण किया है? जब महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है तो हमारे देश की स्थिति क्या है वो पूछा गया है। देखिए, बापू की मृत्यु के बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। लोगों के मन में एक गहरा शून्य उत्पन्न हो गया। हर ओर उदासी, असहायता और दुख का वातावरण था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो देश की आत्मा चली गई हो। कवि ने इस भाव को अत्यंत मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया, जो पाठकों को आंतरिक रूप से झकझोर करके देता है। ठीक है, ऐसा हुआ कि मानो कि महात्मा गांधी से प्राण नहीं गए हों बल्कि इस देश से प्राण चला गया हो। ठीक है, ऐसा बोलना चाहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, दिनकर जी के अनुसार गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान क्या था? ये हमारा अंतिम प्रश्न है लॉन्ग आंसर में। ठीक है, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 शुरू करेंगे इसी में। तो देखिए, सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो कवि के अनुसार गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान था मानवता और नैतिक मूल्यों को पुनः स्थापित करना। उन्होंने राजनीतिक में नैतिकता का समावेश किया। लोगों को आपने जिद, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, लोगों के आपने जिन 4 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, अरे यार सॉरी, यहाँ पे मैंने ना मिक्स कर दिया है थोड़ा सा टाइपिंग में। ठीक है, ये आपका यहीं तक है। ठीक है, कि महात्मा गांधी के अनुसार सबसे बड़ा योगदान क्या है? मानवता, नैतिक मूल्य, जो उन्होंने पुनः स्थापित किया। ठीक है, और उन्होंने राजनीतिक में समावेश किया है बिना हिंसा के। सबसे बड़ा योगदान ही लिखिएगा
क्या, सत्य, अहिंसा, मानवता और नैतिक मूल्य। चलिए, अब एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आए बापू कविता को लेकर आपको एकदम धड़धड़ा के लिख देना है, ठीक है। देश प्रेम फलना ढिमका करके जो भी अब आपके दिमाग में है, अब आपको इतना तो समझ में आ गया है कि यह कविता महात्मा गांधी पे आधारित है और जो भी पॉइंट पूछा महात्मा गांधी से संबंधित लिखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग जो है करते हैं इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे अब, तो हम लोग पढ़ेंगे अब पारिभाषिक शब्दावली, व्यवहारिक हिंदी, तकनीकी हिंदी, वित्तीय हिंदी और कार्यालय हिंदी, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग पारिभाषिक शब्दावली, ठीक है, टर्मिनोलॉजिकल वोकेबुलरी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिभाषा पारिभाषिक शब्दावली का कि क्या होता है। पारिभाषिक शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष विषय या क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द सामान्यतः भाषा से अलग हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसा वर्ड जिसके पीछे पूरा परिभाषा छिपा हुआ है। जैसे मैंने बोला कोशिका, अब कोशिका बोलेंगे तो कोशिका की एक परिभाषा होती है, आपको मालूम है, हाँ, कि मनुष्य के जीवन की सबसे छोटी इकाई को कोशिका बोलते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा शब्द जिसके पीछे पूरा का पूरा एक अर्थ छिपा होता है उसे पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं, समझ गए होंगे। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज किसको बोलते हैं, तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। इंग्लिश में ट्रायंगल बोला जाता है। तीन भुजा है इसमें, 1 2 3, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, खुली आकृति नहीं, जैसे तीन को भुजा ये है, ये क्या त्रिभुज होगा, नहीं, बंद होना चाहिए, ये आपस में बंद होना चाहिए, ठीक है। ये त्रिभुज नहीं है, बंद नहीं है, तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही त्रिभुज बोलेंगे। अगर बंद नहीं है तो उसको त्रिभुज नहीं बोलेंगे, ठीक है। हालांकि चलिए हम लोग मैथ नहीं पढ़ रहे हैं अभी। तो जीव विज्ञान में कोशिका, ठीक है, गणित में त्रिभुज, विविध जैसे संविधान, संविधान क्या है, एक पुस्तक, ठीक है, जो भारत के सभी नियम कानून इस पे आधारित हैं। ओके, समझ गए। तो पारिभाषिक शब्दावली क्या है, ऐसे शब्द जिसके पीछे एक लंबा अर्थ छिपा होता है, एक बड़ा अर्थ छिपा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब वहीं पे अगर हम पूछ देते हैं, जैसे लोकतंत्र, लोकतंत्र एक वर्ड है लेकिन इसके पीछे पूरा का पूरा एक अर्थ छिपा है कि ऐसा तंत्र जिसमें जनता अपने शासक को स्वयं चुनती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल, ये सारे वर्ड क्या हैं, पारिभाषिक शब्दावली हैं जिसको परिभाषित किया जाता है। अब आता है हमारा यहाँ पे जैसे उष्मा शब्द किस प्रकार की पारिभाषिक शब्दावली है। एक क्वेश्चन आएगा कि उष्मा शब्द जो है किस प्रकार की पारिभाषिक शब्दावली है। तो यह भौतिक विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावली है जिसका अर्थ होता है ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है, जो रूप ताप के रूप में प्रकट होता है, ठीक है। उष्मा हीट बोलते हैं इंग्लिश में। हालांकि इतना डीप आपको नहीं पूछेगा, मैं समझा दे रहा हूँ, इतना काफ़ी है। पॉइंट नंबर 2 है हमारा व्यवहारिक हिंदी। हिंदी में बोलते हैं फंक्शनल हिंदी, ठीक है। व्यवहारिक मतलब जो हम लोग घर में प्रयोग करते हैं, ओके। तो परिभाषा क्या है व्यवहारिक हिंदी का, देखिए व्यवहारिक हिंदी, हिंदी का व्यवहारिक हिंदी वह भाषा है जो दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बातचीत में हम लोग जितने भाषा का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में वो हमारा व्यवहारिक हिंदी है। जैसे अभी मैं आपसे जो बातचीत करने में, कन्वर्सेशन करने में भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा व्यवहारिक हिंदी है, ठीक है। जैसे आवेदन पत्र, सूचना, खाना हो गया, भोजन हो गया, गाड़ी हो गया, आना हो गया, जाना हो गया, ठीक है, फलना हो गया, ढिमका हो गया, ये सारी चीज़ें। उदाहरण जैसे कृपया दरवाज़ा बंद करें, ये क्या हमारा, तो व्यवहारिक हिंदी हो गया। मैं कल कार्यालय नहीं जाऊंगा, मैं कल पार्क जाऊंगा, ठीक है, मैं कल पार्क जाऊंगा एफ के साथ। अच्छा है ये नहीं है तो कहाँ से जाएंगे यार चलिए मजाक कर रहा हूँ। तो ये सब क्या है हम लोग जो बोलते हैं अपने दैनिक जीवन में, ये सब क्या है, ये हमारा कार्यालय हिंदी है, व्यवहारिक हिंदी है, ठीक है। ऐसा हिंदी जिसका प्रयोग हम लोग घर में करते हैं उसे हम लोग व्यवहारिक हिंदी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ है कि व्यवहारिक हिंदी में एक प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है। तो देखिए प्रार्थना पत्र कैसा लिखेगा, सेवा में, एप्लीकेशन जी प्रार्थना पत्र वैसे को बोलते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन आवेदन पत्र,
सेवा में प्रधानाचार्य, यहाँ पे कुछ भी दे दीजिए, राजकीय उच्च मध्य विद्यालय दिल्ली, ठीक है। विषय अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, अवकाश मतलब होता है छुट्टी, ठीक है। महोदय, बचपन में इसी तरह से लिखते थे ना आप लोग। सविनय निवेदन है कि मैं कल बुखार आने के कारण विद्यालय नहीं आ पाऊँगा, कृपया मुझे एक दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। बुखार नहीं होता है फिर भी ना। आपका आज्ञाकारी छात्र राजेश कुमार, कक्षा 10। चलिए, तो ये इस तरह से आप लोग एप्लीकेशन लिखे होंगे। चलिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा व्यवहारिक हिंदी, जिसको हम लोग दैनिक बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। अब आता है तकनीकी हिंदी। तकनीकी हिंदी क्या है? टेक्निकल हिंदी। तो देखिए, आजकल जो है ज़माना मॉडर्न हो गया है। एक गाना भी आया है, मॉडर्न ज़माना अलग मॉडर्न ज़माना, देखा 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 अलग मॉडर्न ज़माना, अरे बब्बा आजकल कर छोड़ा माने सुने डिस्को गाना। अरे वो गाना सुने, तो वो मॉडर्न ज़माना में बहुत सारे मॉडर्न वर्ड आए हैं, ठीक है। तो इन मॉडर्न वर्ड्स को, जिसका प्रयोग पहले नहीं होता था, अब हो रहा है। जैसे ऑनलाइन, रील्स। अब रील्स का आप हिंदी क्या बोलिएगा? नहीं मालूम है आपको हिंदी? रील्स का मुझे भी नहीं मालूम है। डिजिटल, इसका हिंदी क्या बोलिएगा? नहीं मालूम है हिंदी। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसका हिंदी नहीं हो सकता, तो इसको तकनीकी हिंदी बोलेंगे, ठीक है। तकनीकी हिंदी उन शब्दों की हिंदी होती है जो विज्ञान और इंजीनियरिंग, सूचना तकनीक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये सभी हमारा किससे जुड़ा हुआ है? टेक्निकल चीज़ों से जुड़ा हुआ है। या तो इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहा है, या फिर हमारा साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियरिंग से जुड़े हुए वर्ड्स हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अब संगणक, कंप्यूटर, ठीक है। हम लोग, कोई आदमी संगणक नहीं बोलता है। हालांकि जब हिंदी लिखना होता है तब हम लोग लिखते हैं, लेकिन कोई नहीं बोलता है, सब कोई कंप्यूटर बोलता है, ठीक है। डेटा, कोई बोलता है कि आपका कितना आंकड़ा ख़त्म हुआ? बोलेगा क्या आंकड़ा ख़त्म हुआ? तो बोलेगा अरे कितना डेटा ख़त्म हुआ, तब वो फटाक से बोलेगा 2 GB ख़त्म हो गया। और किसी को पूछ के देखिएगा कि कितना आंकड़ा ख़त्म हुआ आपका, कितना आंकड़ा है आपके पास, तो सबसे पहले पूछेगा कि आंकड़ा होता क्या है ये आंकड़ा। तो हम लोग ये सब भले लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन बोलने के लिए हिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। चाहे वो मूर्ख हो रहेगा ना, कितना भी मूर्ख आदमी है वो भी नहीं बोलेगा। करंट, हम लोग बोलते हैं कि उसको धारा लग गया। बोलेगा धारा, धारा तो फिर वो जेल का धारा हो जाएगा बात। तो हम लोग बोलते हैं इसको करंट लग गया रे भाई, ठीक है। तो ये सब होता है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि लाइन आ गया, लाइन। अब इसको हिंदी में क्या बोलिएगा? लाइन को लाइट होता है, ठीक है। तो कोई बोलता है कि प्रकाश आ गया, नहीं बोलते हैं। मालूम है सबको कि हिंदी प्रकाश है, लेकिन हम लोग वर्ड करते हैं इंग्लिश का यूज, ठीक है। सॉफ्टवेयर एक वर्ड होता है, सॉफ्टवेयर का हिंदी क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं, ठीक है, जो कि हमारे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए वर्ड्स हैं, उसका हिंदी नहीं होता है। इन वर्ड्स को हम लोग टेक्निकल हिंदी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आ जाता है संगणक, सूचना प्रौद्योगिकी की तकनीक हिंदी के उदाहरण है। उदाहरण क्यों है? तो उत्तर है कि क्योंकि ये शब्द सूचना तकनीकी और कंप्यूटर विज्ञान जैसे विशिष्ट तकनीकी क्षेत्रों से संबंधित हैं, और ये आम बोलचाल की भाषा में नहीं आते हैं। ओके, अब आता है हमारा यहाँ पे चौथा प्रश्न, वित्तीय हिंदी क्या है? फाइनेंशियल हिंदी क्या होता है? ठीक है, तो वित्तीय हिंदी देखिए, अक्सर जब हम लोग अकाउंटेंसी का काम करते हैं, वित्त का लेन देन करते हैं, वित्त मतलब होता है फाइनेंस, ठीक है, बजट वगैरह बनता है, तो इतना शुद्ध हिंदी से लिखा जाता है ना कि आदमी समझ नहीं पाता है, ठीक है। तो जिन वर्ड्स का वित्तीय कामकाज में प्रयोग किया जाता है उसी को वित्तीय हिंदी कहते हैं। जैसे वित्तीय हिंदी में वे शब्द आते हैं जो बैंकिंग, बीमा, निवेश, कर प्रणाली आदि में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि बैंक का फॉर्म भरते हैं उस टाइम लिखा जाता है राशि, ठीक है, निकासी राशि, ठीक है, लिखा जाता है ना। अब हम लोग बोलते हैं कि आपके पास कितनी राशि है, नहीं बोलते हैं, लेकिन जब हम लोग को लिखने होता है तब हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स का हम लोग क्या बोलते हैं? इसको वित्तीय हिंदी बोलते हैं। राशि मतलब अमाउंट, ठीक है, जमाकर्ता, ठीक है, आहरण, ब्याज दर। चलिए, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, ब्याज हो गया, आहरण हो गया, जमाकर्ता, राशि, ठीक है, और कर, कर मतलब टैक्स, ठीक है, ये सारे वर्ड क्या हैं? हमारे वित्तीय हिंदी हैं। उदाहरण देखिए, ऋण, ऋण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोन, ठीक है, ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट, जमा, डिपॉजिट, टैक्स, कर, क्रेडिट मतलब निकासी, ठीक है,
ब्याज दर क्या है? तो आपको मालूम है कि ब्याज दर वह प्रतिशत दर होती है जिस पर बैंक या कोई व्यक्ति आपको ऋण देता है। ठीक है, मैंने भी अपने दोस्त को दिया है 3,000 रुपया कल। क्या बोल के लिया मालूम है? कि हम लिए थे अपना ऐप से, रियलिटी बता रहा हूँ, और खर्चा कर दिया, और वो अब मांग रही है, हम कहाँ से देंगे। तो हमको मांग रहा है कि यार दे दो भाई, दो पैसा नहीं है सही में। हम बोले हम तो देंगे लेकिन हम इंटरेस्ट लेंगे, क्या है कि तुम लोग एंजॉय करेगा और जब ज़रूरत पड़ेगा तो हमको याद करेगा। चलिए, हम बोल दिए हैं 5% इंटरेस्ट ले लेंगे भाई, और दे भी दिए हम। चलिए, नेक्स्ट डे आपको, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, इतना पैसा बर्बादी मत कीजिए, ठीक है। चलिए, मैं इतना पैसा बर्बाद करने का मेरे वजह ही नहीं है मेरे पास, इसलिए मेरे पास पैसा सेव रहता है। कार्यालय हिंदी क्या है? ऑफिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव। चलिए, तो देख लेते हैं ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव हिंदी क्या होता है। देखिए, हिंदी में जब हम लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं ना, किसी भी वीडियो कार्यालय, चाहे सीओ ऑफिस, चाहे पंचायत ऑफिस, कहीं पर भी, तो हम लोग हिंदी बोलते हैं, अजीब थोड़ा ना। और वहाँ पे जो हिंदी होता है वह अलग अलग टाइप से थोड़ा सा लिखाता है, जो लिखने के काम में आता है। ठीक है, जैसे मोजा। मोजा किसको बोलते हैं? मोजा मालूम है? मोजा, ये मोजा क्या होता है? मोजा का अर्थ होता है, अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा सा, तो गांव को अपना मोजा बोला जाता है। ठीक है, गांव को क्या बोलते हैं? मोजा। ठीक है, खसरा। खसरा, खसरा किसको बोलते हैं मालूम है? ज़मीन को खसरा बोलते हैं। ठीक है, रैयत। रैयत किसको बोलते हैं? सॉरी, खसरा मतलब एक नंबर होता है, रकबा मतलब ज़मीन होता है, रकबा। रकबा, ठीक है। 5 बीघा, 4 बीघा, 6 डिसमिल, 8 डिसमिल, ये सब क्या है? रकबा है। ठीक है, ज़मीन का एरिया, ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा को रकबा बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं यार? परगना। परगना किसको बोलते हैं मालूम है? ये सब वर्ड है जो कि ज़मीन के कामकाज में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, परगना आपका थाना को बोलते हैं, ब्लॉक को, या फिर खंड बोलते हैं, खंड। ठीक है, प्रखंड होता है ना, आजकल तो प्रखंड बोलते हैं, पहले खंड बोला जाता था, खंड। ठीक है, चलिए, तो ये सब क्या है? कार्यालय हिंदी है, जो कार्यालय में प्रयोग किए जाते हैं लिखने में। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे अधिसूचना। अधिसूचना मतलब समझते हैं? अधिसूचना मतलब होता है आपका ये नोटिफिकेशन। जैसे किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है ना, उसको हिंदी में अधिसूचना बोलते हैं। नोटशीट तैयार करें। ठीक है, अधीनस्थ कार्यालय। अधीनस्थ कार्यालय मतलब छोटा। लिपिक, लिपिक बोलते हैं ना हम लोग, लिपिक। लिपिक आपने नाम सुना होगा, लिपिक। लिपिक क्लर्क को बोलते हैं। ठीक है, चलिए, प्रबंधक। प्रबंधक किसको बोलते हैं? मैनेजर को बोलते हैं। तो इस तरह से जितने भी वर्ड प्रयोग किए जाते हैं ऑफिस में, उन सबको हम लोग कार्यालय हिंदी बोलते हैं। कार्यालय मतलब ऑफिस, ऑफिस में प्रयोग किए जाने वर्ड को कार्यालय हिंदी बोलते हैं। ठीक है, जैसे छुट्टी लेना है तो हम लोग क्या बोलते हैं? कि हमें अवकाश चाहिए। चलिए, सैलरी को क्या बोलते हैं हम लोग? वेतन। वेतनमान, वेतनमान, सैलरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कार्यालय हिंदी में अनुमोदन और प्रतिवेदन में क्या अंतर है। अब बोलिएगा ये क्या वर्ड है यार, अनुमोदन और प्रतिवेदन। तो देखिए, अनुमोदन का अर्थ है किसी प्रस्ताव को स्वीकृति देना। ठीक है, अनुमोदन का अर्थ क्या होता है? कि आपके पास एक प्रस्ताव आया कि आप जो है इस बिल को आगे बढ़ाइए। अब आप पढ़ लिए, अगर आपको ठीक लगा तो आप आगे बढ़ा दिए। सपोज दैट यू आर अ BDO और यू आर अ CO और यू आर अ कोई भी आप क्लर्क हैं। ठीक है, आपने पढ़ा, हाँ सही है, तो आप इसको स्वीकृति दे दिए। तो फिर वहाँ पे लिख देते हैं कि अनुमोदित किया जाता है, और नीचे में नाम और साइन। ठीक है, प्रतिवेदन क्या है? ठीक है, तो प्रतिवेदन का अर्थ है किसी कार्य या विषय पर दी गई रिपोर्ट। ओके, तो वह व्यक्ति भेजा आपको अनुमोदन के लिए, आपने लिख दिया और आपने रिपोर्ट जमा किया, इसको फिर आपने जब जमा किया तो वह प्रतिवेदन कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो किसी कार्य या विषय पर दी गई जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं उसको हम लोग प्रतिवेदन करते हैं। और जब हम लोग किसी को आज्ञा देते हैं, स्वीकृति देते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको अनुमोदन करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अगला क्या है? सारांश तालिका। यहाँ पे देखिए, श्रेणी है, परिभाषा है और उदाहरण है। ठीक है, सबसे पहले आपका श्रेणी, परिभाषा, उदाहरण। अब बस इतना ही है, बस ख़त्म हो गया। ये पेज केवल मैं दे रहा हूँ फ्री में। ठीक है, तो यहाँ पे आता है हमारा सबसे पहले पारिभाषिक शब्दावली।
परिभाषा क्या है इसका, तो किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाने वाले शब्द जिसके पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली क्या है कि ऐसे शब्द जिसके पीछे एक किसी विशेष क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है और उसका एक बड़ा अर्थ छिपा होता है। जैसे वायुमंडल अगर हम बोलते हैं तो वायु से घिरी हुई, पृथ्वी के चारों ओर वायु से घिरी हुई परत को या गैसों से घिरी हुई परत को वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, कोशिका, ये सारी क्या है, पारिभाषिक शब्दावली। कोशिका, संविधान, वायुमंडल, त्रिज्या, चतुर्भुज, समझ गए। व्यवहारिक हिंदी क्या है, तो व्यवहारिक हिंदी हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करने वाले हिंदी को व्यवहारिक हिंदी बोलते हैं। जैसे एक दो सेंटेंस लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मैं नहाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी सो के उठा हूँ। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर है हमारा तकनीकी हिंदी प्रयोग तंत्र। तो तकनीकी हिंदी क्षेत्र में प्रयोग शब्द, संगणक, आंकड़ा, ये वर्ड है जो कि तकनीकी क्षेत्रों में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग और संचार प्रौद्योगिकी में प्रयोग किया जाता है। वित्तीय हिंदी ऐसे वर्ड जिसका प्रयोग बैंकिंग सेक्टर में, कर और बीमा योजनाओं में आदि क्षेत्रों में किया जाता है, तो उसे वित्तीय हिंदी कहते हैं। जैसे ब्याज दर, ऋण, कर। ठीक है, जमाकर्ता हो गया, निकासी हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने एनुअल का नाम सुना होगा। एनुअल, एनुअल एग्जामिनेशन आप लोगों ने दिया है। ठीक है, सब ने दिया। एनुअल मतलब होता है वार्षिक। क्या बोलते हैं, वार्षिक। वार्षिक जो हमारा वर्ड है, ठीक है, ये क्या है हमारा वार्षिक वर्ड भी हमारा वित्तीय हिंदी है। सालाना, ठीक है, ये सब क्या है आपका वित्तीय हिंदी का विभाग है। कार्यालय हिंदी, कार्यालय हिंदी जो हम लोग ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में कामकाज में प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रतिवेदन, अनुमोदन, अवकाश। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया और आप लोग अब एग्ज़ाम देने जाइए। मेरी ओर से ऑल द बेस्ट है, आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए। और क्या बोलेंगे यार, अच्छा ही जाएगा। और इसके बाद आप लोग डिजिटल एजुकेशन का, सॉरी, जितना भी पेपर है आपका सब पढ़ लीजिएगा। जैसे कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हो गया, अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो गया। ओके, धीरे धीरे मैं वीडियो डाल दूंगा सबका। अभी बहुत सारा वीडियो डाला हूँ और बहुत सारा वीडियो डालना बाकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और एक चीज़, इसका PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, एक बार आप लोग लिख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आए, जो भी क्वेश्चन आए आपको आंसर करना है। ओके।